युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 80। सुबह के 5 बजे मेले वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिगो फ्लाइट। रात के 11 बजे मुंबई से लेकर मालदीव पहुंचने के लिए करीब 4 से 5 घंटे बीत गए। इन्हीं चक्कर में उन दोनों को सुबह हो गया। राहुल काव्या को झूठ बोलते हुए लेकर जा रहा था कि उसे आगे चलकर दूसरी फ्लाइट पकड़ना है। काव्या ने भी राहुल से ज़्यादा पूछताछ नहीं की, बल्कि वह फ्लाइट में सो गई थी। और जब वह दोनों सुबह पहुंचे तो तब काव्या ने राहुल से पूछी, राहुल हम कहाँ आ गए? राहुल हाथ में सूटकेस लिए आगे चलते हुए बोला, लगता है हम लोग गलती से यहाँ आए हैं, पर अब आ गए हैं तो एंजॉय कर लेते हैं। काव्या आश्चर्य होते हुए बोली, ऐसे कैसे गलती हो सकता है? तुम्हें तो पोलैंड जाना था ना, तो फिर यह कौन सी जगह है? तभी ब्लैक कलर की कार उनके सामने आकर रुकी और राहुल ने दरवाज़ा खोला, काव्या को बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठ गया। कार में बैठते ही काव्या लगातार राहुल से पूछने लगी, प्लीज़ राहुल बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? उसका बार बार पूछना तब जाकर राहुल बोला, पहले चलो तो फिर सब कुछ बताता हूँ। प्लमेरिया मालदीव्स हार्ड रॉक होटल। राहुल काव्या का हाथ पकड़ के होटल के अंदर लेकर गया और उसे गले लगाते हुए बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, अब हमें घूमने के लिए निकलना होगा। ये सुन काव्या राहुल से दूर हुई और सवालिया नज़रों से राहुल को देखने लगी। राहुल ने उसके कमर को पकड़ एकदम अपने करीब कर लिया और बोला, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ ट्रिप पर लेकर आया हूँ और ये हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जब तक कि तुम नहीं कहोगी तब तक कि हम दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे। राहुल की सारी बातें सुन काव्या तो चौंक गई और वह उछलते हुए राहुल के गले में हाथ डाले झूमने लगी और बोली, क्या सच में राहुल? यकीन नहीं हो रहा कि जिस तरह से तुम बिजी थे। राहुल उसके दोनों हाथों को पकड़ के खुद से दूर किया और बोला, बिजी तो था, मेरे सारे वर्क फिनिश हो गए, पर अब वापस बिजी हो जाऊंगा तुम्हारे साथ। दोनों यूं ही प्यार भरी बातें करने लगे। उसके बाद दोनों साथ में फ्रेश हुए। देखते देखते सुबह हो गया था, चारों तरफ उजाला हो गया था। वे दोनों होटल में ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद तो घूमने के लिए निकल गए। सुबह के 10 बजे जब राहुल काव्या को समुद्र के बीच में लेकर गया, जहाँ पूरा का पूरा पानी नीला नीला दिखाई दे रहा था, इतना क्लीन पानी के ऊपर से आसमान की परछाई भी दिखाई दे रहा था। काव्या की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल काव्या को लेकर घूमना चालू कर दिया। यूं ही पूरा दिन दोनों घूमते रहे। रात को वे दोनों हार्ड रॉक होटल आ गए। उन्होंने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। समय कैसे बीता उन्हें भी नहीं पता चला और काफ़ी दिनों से वे दोनों इतने क्लोज नहीं आए थे, जिसकी वजह से आज का दिन उनके लिए बहुत ही स्पेशल था। रात का समय होटल के रूम में राहुल और काव्या बेड पर एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। इस वक्त उनके शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था। राहुल काव्या को जहाँ तहाँ किस के साथ बाइट किए जा रहा था। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। पर जब वह इंटीमेट होने वाला था कि तभी उसे याद आया कि उसने प्रोटेक्शन नहीं लाया है, जिसके चलते राहुल रुक गया और उसको रुकता देख काव्या सवालिया नज़रों से देखने लगी तो राहुल उसके होठों को हल्का किस करते हुए बोला, प्रोटेक्शन बैग में रखना भूल गया। सिचुएशन ऐसा हो गया था कि दोनों कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वैसे भी उन दोनों को इंटीमेट हुए काफ़ी दिन हो गया था, जिसे कंट्रोल कर पाना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था। काव्या ने अपने दोनों हाथ राहुल के गले में डालते हुए बोली, कोई बात नहीं, आज हम ऐसे ही कर लेते हैं, कल प्रोटेक्शन मांग लेना। ये सुनते ही राहुल तो हंसने लगा कि उसकी वाइफ को भी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है।
दरअसल जब काव्या और राहुल की शादी हुआ था तब काव्या छोटी थी और छोटे होने के नाते राहुल नहीं चाहता था कि वह इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो, जिसके चलते वह हमेशा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करता रहता था। दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग करके इंटीमेट हो गए। दोनों भूखे शेर की तरह एक दूसरे को खा रहे थे। काफ़ी दिनों से उन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके जो रखा था, यहाँ आने पर उसका असर निकाल रहे थे। 8 दिन के बाद सुबह का समय मेहता बंगलो। नारायण जी अपने व्हील चेयर पर बैठे ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनके हाथ में उनका मोबाइल भी था। वह किसी को कॉल लगा रहे थे। थोड़ी देर में बाद रेहान भी रेडी होकर नीचे आया और अपने डैड के पास बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। नारायण जी लगातार कॉल लगा ही रहे थे। उन्हें देख रेहान पूछा, आप किसको कॉल लगा रहे हैं? नारायण जी नंबर डायल करके कान के पास मोबाइल लगाते हुए बोले, 8 दिन के ऊपर हो गया, अभय का कोई खबर नहीं मिला। उसे 2-3 दिन से कॉल लगा रहा हूँ पर उसका कॉल नहीं लग रहा। कल उसके पापा को कॉल किया था तो वह बहुत बिजी थे, बोले कि बाद में बात करता हूँ, पर मेरी उनसे बाद में बात नहीं हो पाई। ज़रा पता तो लगाओ अभय है कहाँ? रेहान जब ये सुना कि 8 दिन के ऊपर हो गया, अभय एक बार भी घर नहीं आया तो उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसे लगता था कि अभय ज़रूर उसके डैड से मिलने घर आता होगा, पर यहाँ तो अलग ही सुनने को मिला। इन 8 दिनों में नैना ने एक बार भी रेहान को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही रेहान ने कोशिश की। नारायण जी तो नैना से दिन में कई दफ़ा बातें कर लेते थे। रेहान थोड़ा अभय के लिए परेशान होने लगा। आखिरकार बचपन से पक्की वाली दोस्ती जो थी एक दूसरे के लिए, वे दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे, पर यहाँ 8 दिन से उसका कोई खबर नहीं मिल रहा, जिससे रेहान को भी थोड़ा अंदर से बुरा लगने लगा कि उसने एक बार भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। रेहान नारायण जी से बोला, डैड वह काम में बहुत बिजी होगा इसलिए उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता लगाकर आपको बता दूंगा। देखना शाम तक वह ज़रूर घर आएगा। इतना बोल रेहान ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद नारायण जी नैना को कॉल लगाकर बातें करने लगे। इधर कांदेवली अग्रवाल हाउस। पीहू के एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे, जिसकी वजह से वह काफ़ी बिजी थी। वह मोबाइल बहुत कम यूज़ करने लगी थी, ज़्यादा स्टडी पर ध्यान ज़्यादा था। पीहू ने मयंक को जब बताया कि उसके एग्ज़ाम्स चालू हो गए तो मयंक भी उसे बोला कि फ़ोन बहुत कम यूज़ करे, सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे। वे दोनों दिन में एक ही बार फ़ोन पर बातें करते थे, बाकी टाइम पीहू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। दोपहर का समय जब पीहू एग्ज़ाम्स देकर कॉलेज से बाहर निकली, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी। वह दोनों बातें करते हुए चलते गेट से बाहर आ गए और खड़े होकर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम्स के लिए बातें कर रही थी। वहीं थोड़ी दूरी पर मयंक कार लेकर खड़ा था और वह पीहू को देखे जा रहा था। वह इंतज़ार कर रहा था कि उसकी फ्रेंड कब जाए ताकि वह पीहू को अपने पास बुलाए। यूं ही 10 मिनट बीत गया। उसके बाद जब उसकी फ्रेंड चली गई तो मयंक कार का हॉर्न बजाने लगा, पर पीहू मस्त मौला चल रही थी। यह देख मयंक ने जल्दी से उसे कॉल लगाया और उसका कॉल देख पीहू झट से कॉल रिसीव कर ली। मयंक ने उसे जल्दी से कार में आकर बैठने के लिए कहा। जब उसे पता चला कि मयंक खड़ा है तो पीहू आसपास देखने लगी और उसकी कार देखकर पहचान गई और दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गई। पीहू कार में बैठते ही मयंक ने उसका हाथ पकड़ अपने गोद में बिठा लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगा। उसने पीहू को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया। 2 मिनट के बाद ही उसके होठों को छोड़ दिया, क्योंकि यह कॉलेज के थोड़ी सी दूरी पर उनकी कार रुकी हुई जो थी। मयंक कार जल्दी से स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया और रास्ते में उसे पीहू का हाथ पकड़ के बोला,
तुम्हें पता है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते भागा भागा आया। पता नहीं क्यों बहुत दिल कर रहा था तुम्हारे साथ वह सब करने का। और तो और मुझे रात को सपने में भी यही सब आता है। मयंक के मुंह से ये सब सुनते ही पीहू तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई और वह मयंक के हाथ पर हल्का बाइट करते हुए बोली, मयंक तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम्हारे साथ ही तो सब कुछ किया हूँ। तो तुम्हें नहीं बताऊँगा तो किसे बताऊँगा कि मुझे कितना दिल कर रहा है। पीहू बोली, पर मयंक अभी तो मुझे घर जाना है और मुझे एग्ज़ाम्स पर भी ध्यान देना है। तो मयंक बोला, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आधे या 1 घंटा। पीहू चौंकते हुए बोली, पर मेरे घर वालों को पता है कि मेरा कॉलेज की छुट्टी हो गया और मैं इतना लेट जाऊँगी तो वह सवाल जवाब करेंगे। ये सुनते ही मयंक उदास हो गया, क्योंकि वह कहीं होटल उसे लेकर जाएगा तो ज़रूर उनके 1-2 घंटे तो जाने ही वाले हैं। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे कंट्रोल करे और पीहू को कहाँ लेकर जाए। और उसने झट से दिमाग लगाया और बोला, क्या हम कार में करें? इससे ज़्यादा वक्त भी नहीं जाएगा। प्लीज़ 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 मना मत करना। तुम्हें पता है ना मैं रात से नहीं सोया हूँ। मयंक लगातार पीहू से रिक्वेस्ट कर रहा था। पीहू शर्माते हुए बोली, पर कार में कैसे करेंगे? ये सुन मयंक बोला, तुम परेशान मत हो। और वह अपनी कार एक मॉल के अंदर लेकर गया, जहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग एरिया में और जो खुले एरिया में उसने कार पार्क किया गया था, जहाँ पर कड़क धूप था, वहाँ पर मयंक अपना कार लगा दिया। उनके कार के आसपास बहुत सारे कार थे, उनमें कोई भी नहीं था। मयंक कार के पीछे सीट पर आया, पीहू भी आई और उसने कार के पार्टीशन लगा दिया और पीहू का गर्दन पकड़ किस करने लगा। वह इतना उत्तेजित हो रहा था कि उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होते जा रहा, क्योंकि मयंक पीहू के साथ बहुत बार इंटीमेट होने लगा था और ये मयंक की आदत नहीं बल्कि पीहू को भी आदत लग रहा था और वे दोनों बिना अंजाम जाने ये सब कई दफ़ा ये सब करने लग गए। मयंक का तो ऐसा हाल हो गया था कि वह कार में करने के लिए मजबूर हो गया। कार में ज़्यादा स्पेस नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें इंटीमेट होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हमेशा उन्हें बेड पर फैल कर करने की जो आदत पड़ गई थी, पर दोनों की आग बुझाने के लिए दोनों ने कार में ही शुरू कर दिया। लगातार 35 मिनट तक मयंक पीहू के साथ सेक्स करता रहा, तब जाकर उसे ठंडक मिला। दोनों इस वक्त पसीने से भीगे हुए थे और मयंक अपना पैंट का जिप लगाने लगा और पीहू भी अपना कपड़ा ठीक करने लगी। उसके बाद मयंक ने टिश्यू पेपर ले अपना पीहू का चेहरा साफ किया। उसके बाद उसने पीहू को गले लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए यूं ही 10 मिनट प्यार करते रहा। अब न चाहते हुए भी उन्हें घर जाना था, पर दोनों थोड़े टाइम के लिए ही सही पर अब अच्छा फील कर रहे थे। मयंक पीहू से धीरे से कहा, पता नहीं ये कैसी आदत है, मैं बार बार सोचता हूँ ये सब नहीं करूँगा, पर पता नहीं आज मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। पीहू परेशान होते हुए बोली, अब चलो मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। और दोनों कार के फ्रंट सीट पर आकर बैठ गए। मयंक तेजी से कार चलाते हुए पीहू को ड्रॉप किया। दोपहर का समय, मेहता इंटरप्राइजेस। रेहान जब सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला तभी उसने अभय को कॉल ट्राई किया था, पर उसका कॉल नहीं लगा। अब दोपहर में भी उसने अभय को कॉल ट्राई किया, पर अभी भी उसका कॉल नॉट रीचेबल बता रहा था। अब रेहान को भी बहुत अजीब लगने लगा कि अभय का कॉल क्यों नहीं लग रहा। क्या कोई प्रॉब्लम में है? वह उसके डैड बता रहे थे कि 2-4 दिन से उसे कॉल नहीं लगा पा रहे हैं और तो और वह 1 हफ्ते से घर भी नहीं आया। यही सब सोच रेहान थोड़ा परेशान होने लगा और उसने तुरंत अभय के डैड को कॉल लगाया। कॉल रिसीव होते ही रेहान
पहले अभय के डैड से उनके हाल चाल के बारे में पूछा और उसके बाद फिक्र करते हुए अभय के बारे में पूछा, अंकल अभय कहाँ है? उसे कितनी बार मैंने कॉल लगाया पर उसका कॉल नॉट रीचेबल बता रहा है। ये सुन अभय के डैड ने कहा, रेहान बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि अभय ने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। एक बार मुझे कुछ नहीं बताएगा पर तुम्हें सब कुछ बता देगा। वह तो 8 दिन से ही श्रीलंका चला गया है। अभय श्रीलंका चला गया ये सुन तो रेहान शॉक्ड हो गया। वह सोचने लगा, अभय इंडिया से बाहर गया और मुझे बताया भी नहीं, इसका मतलब तो वह मुझसे नाराज़ है। रेहान कुछ बोल नहीं रहा था। यह देख अभय के डैड वापस बोले, क्या हुआ रेहान बेटा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? उनकी आवाज़ सुन रेहान बोल पड़ा, नहीं अंकल, मुझे तो नहीं पता था। हो सकता है वह कुछ ज़्यादा बिज़ी हो, इसलिए मुझे बताया नहीं होगा। मुझे उसकी वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए ताकि मैं बात कर सकूँ। आप प्लीज़ मुझे उसका नया नंबर दे दीजिए। अभय के डैड बोले, वह कुछ भी बिज़ी नहीं है। वो बहुत अपसेट दिखाई दे रहा था और मैंने उससे पूछा भी कि वह इतना परेशान क्यों है। उसने मुझे साफ साफ बोला कि वह इंडिया से बाहर जाकर रहना चाहता है और इसलिए वह चला गया। पर तुम्हें उसने कुछ भी नहीं बताया, ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रहा। रेहान बोला, अंकल मैं अभय से बात करता हूँ, पता लगाता हूँ आखिर वह ऐसे कैसे जा सकता है। थोड़ी देर तक वे दोनों आपस में बातें करते रहे। उसके बाद कॉल कट कर दिया। रेहान चेयर पर बैठ आपस में अपने होठों को जोड़ते हुए सोचने लगा। रेहान बहुत गहरी सोच में बैठा था और सोचने लगा, कहीं अभय मेरी वजह से इंडिया छोड़कर बाहर तो नहीं गया? क्या मैंने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया हूँ कि उसने एक बार मुझसे बात करना तक तो दूर, डैड से मिलने तक नहीं आया। मुझसे ना सही, कम से कम डैड से तो उसे बात करना चाहिए, पर अब उससे पहले मैं उससे बात करूँगा। अभय के डैड ने जो अभय का नया कॉन्टैक्ट नंबर दिया, रेहान ने उस पर कॉल लगाया। फ़िलहाल वह भी नंबर बंद बता रहा था। रेहान कंटिन्यू कॉल ट्राई करने लगा पर कॉल नहीं लग रहा था, जिससे रेहान निराश होकर बैठ गया और वह मन ही मन कहने लगा, लगता है उसे किसी से बात ही नहीं करना। यूं ही देखते देखते 2 दिन और बीत गया। वहाँ मालदीव में काव्या और राहुल को भी अब 10 दिन हो चुके थे। आज वे दोनों भी इंडिया आने के लिए वहाँ से निकल गए। यहाँ कांदिवली में पीहू के अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। अब वह पूरी तरह फ्री हो गई थी और वह दिन रात मयंक के बारे में सोचा करती थी और उसी से चैटिंग कॉल उसका चालू रहता। यहाँ बजाज मेंशन में सभी लोग शांति और खुशी से रह रहे थे। युग और मन्नत का दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ते ही जा रहा था। मोनिका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मन्नत अब सिर्फ और सिर्फ युग की बातें सुनती है। अब वह किसी की बातें सुनकर यहाँ वहाँ बेवकूफ़ नहीं बनती और उसे कहीं आना जाना भी होता है तो वह युग से परमिशन लेकर ही जाती है। युग जो कहेगा वही करती, जिससे वजह से मोनिका कोई चांस नहीं मिल रहा था कि वह मन्नत को अपने रास्ते से हटा सके। बजाज मेंशन में भी सभी लोग हैप्पी रह रहे थे। देखते देखते शाम हो गया और राहुल काव्या मुंबई एयरपोर्ट पर आ गए। उनके आने की खुशी में मन्नत और मीरा जी ढेर सारे पकवान बनाए। युग ने शेरा को एयरपोर्ट पर काव्या और राहुल को पिकअप करने के लिए भेज दिया। सभी लोग काम में अपने अपने बिजी थे कि और ऐसे ही रात हो गया और शेरा काव्या और राहुल को लेकर मेंशन आया। ऑफिस से युग भी जल्दी आ गया था और रात को फिर से डाइनिंग टेबल पर पूरी महफिल इकट्ठा हो गया था और उनके चहल पहल से घर का रौनक और भी बढ़ गया। काव्या बहुत थकी होने की वजह से ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, जिससे मन्नत उसे गले लगाते हुए बोली, मैंने तुम्हें दिन रात बहुत मिस की। ये सुनकर काव्या बोली, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मुझे बार बार हिचकी आ रही थी। आपने जानबूझकर मुझे मिस कर रही थी ताकि मैं इंजॉय ना कर सकूं।
उसकी ऐसी बातें सुन सभी लोग हंसने लग गए। मन्नत भी जोर जोर से हंस रही थी। पर यह बात सही था कि काव्या के न होने पर घर बहुत उदास उदास लग रहा था। ये सभी ने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि काव्या बहुत ही खुशमिजाज दिल की है। वह जहाँ भी रहती है वहाँ का माहौल एकदम खिलखिलाया हुआ ही रहता है। इन 10 दिनों में सभी लोगों ने काव्या को बहुत मिस किया। दादी को भी काव्या के बगैर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बार बार काव्या उनकी खिल्ली जो उड़ाया करती थी। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाए। खाना खाने के बाद लिविंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे। युग ने राहुल से उसकी जर्नी के बारे में पूछा। राहुल और काव्या उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह दोनों ट्रैवलिंग करके थक चुके हैं, और मन्नत काव्या अभी भी गॉसिप करने में बिजी थी। युग ने काव्या से बोला, तुम दोनों के पास बातें करने के लिए कल का भी दिन है। काव्या, अब जाकर आराम करो। ट्रैवलिंग करके तुम थक चुकी गई हो। ये बोलते वक्त युग एक लुक मन्नत के तरफ भी दिया, जो कि मन्नत समझ गई। काव्या और राहुल अपने कमरे में चले गए। दादी तो पहले ही चली गई थी। एक एक करके सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। युग नीचे शेरा से बातें करने में बिजी हो गया। मन्नत कमरे में आकर अपने नाइटवेयर लेकर वॉशरूम में चली गई और 5 मिनट में कपड़े बदलकर बाहर आई। युग अभी आया नहीं था। मन्नत जाकर बालकनी में सोफे पर बैठ मोबाइल यूज़ करने लगी। थोड़ी देर के बाद युग कमरे में आया। उसके पीछे रोमा भी आई और उसने ट्रे में हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। युग दूध हाथ में लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधे कमरे में आया। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाया तो मन्नत उसे दिखाई नहीं दी। उसे लगा वॉशरूम में होगी। फिर 5 मिनट तक उसका इंतज़ार करता रहा। उसके बाद भी मन्नत वॉशरूम से बाहर नहीं निकली तो युग जाकर दरवाज़ा खटखटाया। तभी उसका ध्यान बालकनी की ओर गया, जो कि खुला था और बाहर से हवा अंदर आ रही थी। युग बालकनी में गया तो देखा मन्नत अपने दोनों पैर ऊपर करके सोफे पर बैठी है और मोबाइल में देखने में बिजी थी। युग एकदम उसके करीब जाके खड़ा हुआ और बोला, तुम यहाँ बैठी हो? मुझे लगा वॉशरूम में हो। मैं इंतज़ार कर रहा था। मन्नत ने झट से मोबाइल साइड में रखते हुए बोली, बोलो क्या हुआ? युग को अचानक से देख मन्नत घबरा गई थी और उसको इतना घबराते देख युग बोला, ऐसा क्या देख रही थी मोबाइल में तुम, जो मुझे देख घबराते हुए मोबाइल साइड में रख दी? दिखाओ जरा तो। युग उसका मोबाइल ले पाता कि उसके पहले ही मन्नत हाथ में उठा ली और उबासी लेती हुई बोली, आह युग, कुछ नहीं देख रही, बस तुम्हारा ही आने का इंतज़ार कर रही थी। यह बोलते वक्त मन्नत सोफे पे खड़ी हो गई। अब वह युग से हाइट में ज़्यादा दिख रही थी और उसने अपने दोनों हाथ युग के कंधे पर रख दिए। युग उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो अब जल्दी कमरे में और दूध पी लो। दूध का नाम सुनते ही मन्नत बुरा सा चेहरा बनाते हुए बोली, युग, मुझे नहीं दूध पीना, मैं पेट भर के खाना खाई हूँ। युग उसके कमर को कस के पकड़ के नीचे उतार दिया। मन्नत उसके हाथ पकड़ के बोली, मुझे उठाकर अंदर लेकर चलो। युग ने उसे झट से गोद में उठा लिया और अंदर लेकर जाते हुए बोला, दिन ब दिन बहुत आलसी होते जा रही हो। युग ने पैर से बालकनी का डोर बंद कर दिया और मन्नत को सोफे के पास लेकर गया। उसे आराम से बिठा दिया और दूध से भरा हुआ गिलास की तरफ इशारा करते हुए बोला, जल्दी से दूध पी लो। मन्नत छोटे बच्चे की तरह नाटक करते हुए बोली, युग, सच में मुझे नहीं पीना, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाई हूँ और मेरे पेट में भी थोड़ी सी भी जगह नहीं बचा जो मैं दूध पी सकूँ। युग उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए टेबल से दूध उठाया और उसके मुंह के सामने करते हुए बोला, बिना नौटंकी किए चुपचाप दूध पी लो। मन्नत लगातार ना किए जा रही थी, पर युग ने उसकी एक न सुना।
जबरदस्ती से दूध से भरा ग्लास उसके मुंह के पास लगा पिलाने लगा। जबरदस्ती ही सही पर मन्नत को पूरा का पूरा दूध पीना पड़ा और ग्लास युग ने जब टेबल पर रखा तो मन्नत उसे घूर कर देख रही थी। युग अपने अंगूठे से उसके होठों को साफ किया क्योंकि हल्का हल्का दूध लगा हुआ था और साथ में युग प्यार से बोला, अब जाकर आराम से सो जाओ। युग उसे जबरदस्ती दूध इसलिए पिलाया था क्योंकि उसका सेकेंड डे पीरियड्स था और जब वह कल दर्द से तड़प रही थी तभी युग ने अपनी आंखों से देखा था। वह नहीं चाहता था कि उसे आज भी दर्द हो, इसलिए वह उसका ज़्यादा केयर कर रहा था। जब वे दोनों बेड पर सोए तो युग उसे एकदम अपने आप से चिपका लिया था और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? मन्नत अपनी एक हाथ से युग के बियर्ड पर फेरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आज नहीं हो रहा, कल फर्स्ट डे था इसलिए ज़्यादा पेन हो रहा था। युग बोला, ओके, तुमने सैनिटरी पैड चेंज किया ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अगर मैं नहीं करती तो क्या तुम करते? इतना बोल मन्नत मुस्कुराने लगी और युग उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ कर देता हूँ। ये सुन मन्नत युग को आंख दिखाते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो? सच में दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हो। युग उसको आंख दिखाते हुए बोला, इसमें बुरा होने वाली कौन सी बात है? अगर मेरी वाइफ को अपनी पर्सनल काम करने में दिक्कत होगा या वह असमर्थ रहेगी तो उसका सभी काम उसके पति को करना पड़ेगा। अगर तुम्हें यह बात नहीं पता तो तुम कल लॉ का टेक्स्ट बुक पढ़ो ताकि तुम्हें जनरल नॉलेज मिले क्योंकि तुम्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। मन्नत अपना हाथ युग के कमर पर रख उसे एकदम चिपक कर सोने लगी और बोली, मुझे कुछ नहीं पढ़ना और ना ही सीखना, बस ऐसे ही खाना है और सोना है। इतना बोल मन्नत मुस्कुरा रही थी। युग भी समझ चुका था कि वह उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है। युग अब क्या बोले क्योंकि उसी ने उसकी आदतें बिगाड़ के जो रखा है। सुबह का समय बजाज मेंशन। रोज की तरह आज भी सभी लोग एक साथ ब्रेकफास्ट किए। युग ऑफिस के लिए निकल गया। उसके बाद राहुल भी थोड़ी देर से ही सही पर ऑफिस गया। मन्नत युग के जाने का इंतज़ार कर रही थी कि कब वह ऑफिस जाए और वह फ्री हो जाए। और जब युग राहुल चले गए तो काव्या और मन्नत फ्री हो गई। काव्या मन्नत के कमरे में आई और वे दोनों सीरियस होकर युग के बर्थडे का प्लान करने लगी। मन्नत काव्या को बताने लगी कि रात को जब वह बालकनी में बैठकर मोबाइल में बर्थडे प्लानिंग का वीडियो देख रही थी तभी युग आ गया और वह इतनी खोई हुई थी कि उसे पता नहीं चला कि युग उसके सामने आकर खड़ा है। अच्छा हुआ उसने मेरा मोबाइल नहीं देखा वरना उसे पता चल जाता मैं उसके बर्थडे का प्लानिंग कर रही हूँ। काव्या मन्नत से बोली, फिर भाभी आपने क्या सोचा, किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगी या भाई को क्या गिफ्ट देने वाली हैं? मन्नत सोफे पे बैठ अपने दोनों हाथ सिर पर रख टेंशन के मारे बोली, काव्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और दिन भी अब नज़दीक आ रहा है और मैं तो रोज़ सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या दूँ जो युग को पसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद आना चाहिए। उसका मुझे एक्साइटमेंट देखना है, जब मेरा गिफ्ट देखो तो देखता ही रह जाए। अब तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या दूँ? ये सुन काव्या मुस्कुराने लगी और बोली, क्या आपने भाई से पूछा कि उन्हें क्या पसंद है? आपको उन्हीं से बातों ही बातों में उनकी पसंद पता लगा लेना चाहिए ताकि बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो भाई का बर्थडे नज़दीक आ गया तो वह समझ जाएंगे कि आप बर्थडे प्लानिंग कर रही हैं। मन्नत मायूस होते हुए बोली, यार काव्या तुम्हें लगता है मैंने युग से नहीं पूछी रहूँगी, मैंने
उनसे बहुत बार घुमा फिरा के पूछ ली हूँ, और हाँ, उन्हें खाने में दादी के हाथ का आलू पूरी पसंद है, जो जाहिर सी बात है उस दिन दादी उसके लिए यही बनाएंगी, पर मैं क्या उन्हें दूँ? उन दोनों का काफ़ी देर तक कन्वर्जेशन इसी पर चल रहा था। युग के वार्डरोब में हज़ारों टाइप के उसके कपड़े का सेट लगा हुआ है, हर टाइप के ब्रांडेड वॉच, शूज़ जो कि उसका डिज़ाइनर डिज़ाइन कर देता है। ये सब देख वे दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रहीं, पर उन दोनों को युग को गिफ्ट देने का कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। काव्या ने फिर से मन्नत से बोली, भाभी आप भाई से इतनी क्लोज़ हैं और अब तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको कुछ तो ऐसा कभी लगा हुआ हो कि भाई को सबसे ज़्यादा किस बात पर सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या उन्हें किस चीज़ से ज़्यादा सुकून मिलता है? कभी तो आपने नोटिस किया होगा। काव्या बोल रही थी। मन्नत अपने दोनों हाथ गाल पर रख उसकी बातें सुन रही थी। काव्या आगे बोली, ज़रूरी थोड़ी ना है भाई को कुछ खरीद कर देंगे तो ही उन्हें खुशी मिलेगा। हो सकता है उन्हें किसी छोटी सी चीज़ में खुशी मिल जाए। जहाँ तक मैं अपने भाई को जानती हूँ, आज तक उन्होंने गिफ्ट वगैरह तो नहीं लिया, और ना ही हमने उन्हें कुछ दिया है। मैं तो हमेशा उनके लिए केक बनाती हूँ जो कि भाई बड़े प्यार से खा लेते हैं, और इस बार भी उनके लिए केक बनाऊँगी। ये सुन मन्नत रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, हाँ पता है तुम अपने भाई के लिए केक बना दोगी, दादी युग के लिए मनपसंद की आलू पूरी बना देंगी, माँ भी उनके लिए खाना बना देंगी, पर मैं क्या दूँ, मैं क्या बनाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। काव्या सोफे से उठी और मन्नत के पास जाकर बैठी और उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, तो आप उस दिन उन्हें गिफ्ट में खुद को दे दीजिए, देखना भाई कितने खुश हो जाएंगे। काव्या के मुँह से ये सुन मन्नत लंबी सांस ली और उसका हाथ अपने गर्दन से हटाते हुए बोली, काव्या अब हमारे बीच सब कुछ हो चुका है जो हस्बैंड वाइफ में होता है, तो यह कोई नई बात नहीं है। मैं गिफ्ट तो इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि युग का बर्थडे है, और मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ दूँ जो खुश हो जाए। मन्नत के मुंह से एक ही शब्द बार बार सुन के काव्या इरिटेट होते हुए बोली, ओ मेरी भोली भाभी, यहाँ सबको पता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो आपने प्यार को उस दिन और भी अच्छे से प्रेजेंट कर दो। क्या मतलब? कैसे प्रेजेंट करूं? मन्नत धीरे से बोली। काव्या अपना मोबाइल ले यूट्यूब पर सर्च करने लगी, बर्थडे प्लानिंग, गिफ्ट वगैरह वगैरह चेक करने लगी। मन्नत भी काव्या के मोबाइल में झांक कर देखने लगी। दोनों काफ़ी देर तक देखती रहीं कि तभी उन्हें यूट्यूब पर बर्थडे गिफ्ट में लोग टैटू भी बनवाते हैं ये देख काव्या मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, भाभी आप ना भाई के नाम का टैटू बनवा लो, ये बिल्कुल डिफरेंट गिफ्ट होगा। मन्नत ने झट से काव्या के हाथ से मोबाइल ले ली और पिक्चर्स देखने लगी जिसमें बहुत से लोग अपने मॉम डैड या अपने पार्टनर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैटू बनवा रहे थे, और बॉडी पार्ट भी शो ऑफ किया था कि वह कहाँ कहाँ पर बनवाते हैं। ये देख मन्नत को भी आइडिया आ गया कि काव्या सही कह रही है। अगर उसने युग के नाम का अपने बॉडी पर बनवाया तो यह बिल्कुल डिफरेंट गिफ्ट होगा। मन्नत अपना चेहरा पाउट बनाते हुए काव्या की तरफ देखने लगी। उसको ऐसा देख काव्या बोली, अब क्या हुआ भाभी? मन्नत बोली, कहीं युग को टैटू देख गुस्सा आ गया तो, और मैं अभी हाथ पर बनवा ली तो युग तो देख ही लेगा, तो बर्थडे के दिन गिफ्ट देने का क्या मतलब? ये सुन काव्या बोली, आपके हाथ पर किसने कहा बनवाने के लिए? काव्या की बातें सुन मन्नत आंखें छोटी करते हुए बोली, तो फिर कहाँ बनाऊँ? काव्या अपनी कोहनी से मन्नत को मारते हुए बोली, आप ऐसी जगह बनवाइए जहाँ सिर्फ भाई ही देखे, बाकी कोई नहीं। मन्नत शर्मा गई। उसको शर्माता देख काव्या उसे और छेड़ते हुए बोली, अब इसमें क्या शर्माने वाली भाभी, अगर आपको गिफ्ट देना है तो यही एक बेस्ट गिफ्ट मुझे तो दिखाई दे रहा है। मन्नत संकोच करते हुए बोली,
पर मैं इस टैटू को कहाँ बनाऊँ? भाभी हम ऐसा करते हैं, टैटू स्टूडियो में चलते हैं और वहाँ जाकर हमें ज़्यादा आइडिया आएगा। क्या कहती हो? ये सुन मन्नत को थोड़ा अजीब लगने लगा और वह बोली, काव्या वहाँ तो लड़के लोग होंगे ना, मैं कैसे बनवा सकती हूँ? काव्या सोफे से उठ खड़ी हुई और मन्नत का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब आपको किसने कहा कि यह काम सिर्फ लड़के करते हैं, लड़कियां भी बनाती हैं। आप लड़की के हाथ से ही बनवाना, ओके? मन्नत भी सोफे से उठ खड़ी हुई और काव्या से बोली, तो कभी चलें हम दोनों? शाम तक चलते हैं, काव्या बोली। काव्या इतना बोल मन्नत के कमरे से बाहर चली गई। वहीं मन्नत अभी भी बहुत गहरी सोच में बैठ गई। आखिर वह युग के नाम का टैटू बनवाए तो बनवाए कहाँ, और युग जब देखेगा तो क्या कहेगा, कैसा रिएक्शन होगा, यही सब मन्नत के दिमाग में चलने लगा। मन्नत सोफे से उठकर बालकनी में चली गई। वह यूं ही टहलते हुए बहुत कुछ सोच रही थी और अपना मोबाइल हाथ में ले सोची युग को कॉल करके कुछ और हिंट ले ले कि उसे और क्या पसंद है। और हाथ में मोबाइल ले उसने तुरंत युग को कॉल लगा दी। 2 ही 3 रिंग गया होगा कि युग ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, इधर से मन्नत बोली। हेलो युग, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ऑफिस आया हूँ, काम कर रहा हूँ, और क्या करूँगा? मन्नत अपने शब्द सही करते हुए बोली, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मुझे भी पता है ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। तो क्या 2 मिनट सर मुझसे बात कर सकते हो आप? कॉल के दूसरी ओर से युग लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो। मन्नत डायरेक्ट तो उससे कुछ पूछ नहीं सकती, इसलिए बात घुमाते हुए बोली, शाम को कितने बजे घर आओगे? क्यों, क्या तुम्हें कहीं जाना है या कुछ चाहिए तुम्हें? इधर से मन्नत बोली, मुझे कहीं नहीं जाना और ना ही मुझे कुछ चाहिए। मैं सोच रही थी कल तुम और मैं सेम कलर के कपड़े पहनेंगे, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तो मैं वही कलर पहनूंगी। युग को बहुत काम करना था। वह अभी अभी ऑफिस आकर बैठा था। जब वह घर पर था तो मन्नत तो कुछ नहीं बोली, पर अब उसे कॉल करके फालतू बकवास बातें किए जा रही है। युग बोला, मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है। युग अपनी बात भी कंप्लीट नहीं किया होगा कि मन्नत बीच में बोली, हरा, लाल, नीला, पीला, काला, कोई तो कलर पसंद होगा ना? कॉल की दूसरी ओर से युग बोला, तुम्हें जो कलर पहनना रहेगा तुम पहन लेना, मुझे बता देना, मैं पहन लूँगा। ठीक है, अब मुझे काम करने दो, 2 मिनट के बाद मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। इधर से मन्नत बोली, अच्छा ठीक है, तुम काम करो। इतना बोल दोनों ने कॉल कट कर दिया। इतना बड़ा आदमी हो के इसका कोई फेवरेट कलर नहीं है, सारे कलर पसंद है, हद है युग। यूं ही देखते देखते शाम हो गया और काव्या और मन्नत दोनों मीरा जी से बताया कि मार्केट जा रही हैं। इतना बताकर दोनों चली गई। वे दोनों मुंबई के बेस्ट टैटू स्टूडियो में गई, जहाँ पर बॉयज़ लेडीज़ सभी टाइप के लोग थे, और वहाँ के मैनेजर से काव्या ने बात किया। उन्होंने उसे बहुत सारा कैटलॉग दिखाया कि किस टाइप का टैटू बनवाना है, या आप लोग बताएं कि क्या सोचकर आप लोग आए हो। काव्या ने सपाट लहजे में बोली कि उसे छोटा सा नाम बनाना है। तो मैनेजर ने सिम्मी करके लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि यह काफ़ी टाइम से यहाँ काम करती है, इनका एक्सपीरियंस बहुत
ज़्यादा है। आप जैसा बनवाना चाहती हैं आप इन्हें बता दीजिए, ये आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगी। सिमी अपने साथ उन्हें अंदर लेकर गई। अब काव्या और मन्नत उससे खुलकर बातें करने लगी, क्योंकि मैनेजर जेंट्स होने के नाते वे दोनों खुलकर बातें नहीं कर पा रही थी। सिमी ने मन्नत से पूछा, क्या आपको टैटू प्राइवेट पार्ट पर बनवाना है? ये सुन तो मन्नत को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगा और वह नाम करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे प्राइवेट पार्ट पर नहीं बनवाना, बल्कि आप मुझे बताइए कि ऐसा कहाँ बनाऊँ कि मेरे हस्बैंड ना देख सके और बर्थडे पार्टी में मैं उन्हें सरप्राइज़ दे सकूं। थोड़ी देर तक उनकी कन्वर्सेशन चली। उसके बाद सिमी ने कहा, मैम आप ऐसा कीजिए, आप अपने ब्रेस्ट पर टैटू बनवा लीजिए, ये काफ़ी यूनिक और अच्छा रहेगा और जब आपके हस्बैंड देखेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। सिमी की बातें सुन मन्नत को अच्छा लगा। वहीं काव्या भी जिद करने लगी कि मन्नत अपने ब्रेस्ट पर टैटू बनवा ले। सबकी सुनकर मन्नत ने भी हाँ बोल दी, पर उसे आज नहीं बनवाना था बल्कि युग के बर्थडे के 2-3 दिन पहले, क्योंकि अगर उसने अभी बनवा लिया तो युग ज़रूर देख लेगा। मन्नत और काव्या दोनों टैटू स्टूडियो से बाहर निकली और जब वे दोनों घर आए तो मन्नत बहुत ज़्यादा खुश थी। यह गिफ्ट पक्का युग को अच्छा लगेगा,